है। जो ओवर इसमें ये जो पीडीएफ है उसमें ओवरमैन रिपोर्ट बुक और मैनिंग सरदार रिपोर्ट बुक दोनों की दोनों दी हुई है। दोनों आप लोग भर सकते हैं इसमें से। ओवरमैन रिपोर्ट की मैंने जब एनसीएल का क्लास नहीं हुआ था उस समय आप लोगों को भर के दिखाया था लेक्चर नंबर 1 में। रिपोर्ट राइटिंग लेक्चर नंबर 1 पे आप जा करके ओवरमैन रिपोर्ट राइटिंग देख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही मैं आज माइनिंग सरदार रिपोर्ट राइटिंग करा के कल तीनों से एक कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है। और वो क्वेश्चंस डाटा बेस नहीं रहेंगे, सिचुएशनल बेस में डालूंगा। जस्ट सेकंड को छोटा कर लेते हैं यार। चलिए, ये आ गया आपका। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। डेली रिपोर्ट इंस्पेक्शन एक इसके अंदर आता है। सबसे पहले डेली रिपोर्ट इंस्पेक्शन ऑफ सरदार ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग ऑफ माइंस अंडर रेगुलेशन। इसको याद कर लीजिएगा कि आप किस रेगुलेशन के अंदर पे 18 मीटर सुरेंज 18 मीटर होता है। ठीक है। अब इसको इस रेगुलेशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि ये किस रेगुलेशन के अंतर्गत भराता है। रेगुलेशन नंबर 129 सब रेगुलेशन नंबर 8। ये इसको भी याद करिएगा। ठीक है। ऑफ द सीएमआर 2017। ठीक है। अब इसके साथ ही क्या लिखा रहा, आई द अंडरस्टैंड बीइंग ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एंड ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 48 के अंदर मैनिंग सरदार का है। ठीक है। रेगुलेशन नंबर 48 क्या है? 47 48 और 49। रेगुलेशन नंबर 47 48 49। बताइए मुझे रेगुलेशन नंबर 47 48 49 क्या है? चैट सेक्शन में बताइए। क्या माइनिंग सरदार क्या? जयराज का कहना है एमएस। एमएस लिख दिए बस। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। ठीक है। 47 48 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार। 49 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 48। ठीक है। और रेगुलेशन नंबर 129 क्या है ये बताइए आप लोग। रेगुलेशन नंबर 129। एग्जामिनेशन ऑफ सरदार, बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन ऑफ सरदार। ठीक है। अब इसी एग्जामिनेशन, अब रेगुलेशन नंबर 48 क्या है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार। एंड रेगुलेशन नंबर 129 क्या बोलता है? एग्जामिनेशन ऑफ माइनिंग सरदार। ठीक है। अब 129 दोनों को मिला करके ये हम क्या कह रहे हैं कि आई द अंडरसाइन बीइंग ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एंड ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस क्या है कि मैं इस रेगुलेशन नंबर 48 और 1298 के अंदर जो मुझे अपॉइंट किया गया है बीइंग ए पर्सन ऑथराइज फॉर द पर्पस, जिस काम के लिए, वह कौन सा काम है जिसके लिए आपको ऑथराइज किया गया है? वह सारे काम जो कि रेगुलेशन नंबर 48 और 1298। ठीक है। जिसमें कि 48 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार एंड 1298 मतलब कि आपका एग्जामिनेशन ऑफ माइनिंग सरदार के अंदर अपॉइंट किया गया है। वह डिक्लेयर करता है कि आई हैव, मैं केयरफुली एग्जामिन करूंगा वर्किंग का और हैव टू रिपोर्ट द फॉलोइंग, कि मैं सारे के सारे वर्किंग जितने वर्किंग चल रहे हैं उसे अच्छे से एग्जामिन करूंगा और इस रिपोर्ट बुक, जो रिपोर्ट बुक नीचे है उस रिपोर्ट में आप में उसकी जानकारी दूंगा। ठीक है। यस, देख लीजिए शपथ उपत आपसे पहले दिलवा दी गई है। ठीक है।
अब नेक्स्ट अपन भरना चालू करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे कि आपका सेम शॉर्ट फायरर था ना, वैसे ही आपको शॉर्ट फायरर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपका क्या है, नेम ऑफ माइन, आप किस माइंस में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भैया मैं उमरेड ओपन कास्ट माइंस, ओपन कास्ट माइंस को मैंने लिखा है ओसीएम, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस। अब नेक्स्ट उमरेड के बाद आपका गया ऑनर। ऑनर मैंने आपको क्या बताया था कि ऑनर आप जिस भी सब्सिडरी में हैं, उस सब्सिडरी का जो डायरेक्टर टेक्निकल होता है वह हमेशा ऑनर होता है, ठीक है। डायरेक्टर टेक्निकल मतलब मैं डब्ल्यूसीएल तो डब्ल्यूसीएल, ठीक है, एमसीएल तो एमसीएल, और एनसीएल तो एनसीएल, जो भी है वह डायरेक्टर होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, आज डेट हो गई 26/01/2023। शिफ्ट एंड शिफ्ट आवर्स, आप फर्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड शिफ्ट कर रहे हैं तो सेकंड, और नाइट कर रहे हैं तो थर्ड। इसके साथ थर्ड शिफ्ट डालने के बाद एंड 8 आवर्स लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की एज पर रूल के हिसाब से रहती है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे में देखिए क्या है, नीचे में आपको दिखा रहा है कि टेकन ओवर चार्ज फ्रॉम, मतलब आपने जब फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी की तो नाइट वाले से चार्ज लिया, अगर आपने सेकंड शिफ्ट ड्यूटी की तो फर्स्ट शिफ्ट वालों से चार्ज लिया, और अगर आपने नाइट शिफ्ट ड्यूटी की तो आपने सेकंड शिफ्ट वालों से चार्ज लिया। तो जिससे आपने चार्ज लिया, ठीक है, तो उसका यहां पास नाम होगा को टेकन ओवर चार्ज फ्रॉम। मान लीजिए मैंने प्रकाश कुमार महतो से चार्ज लिया, तो प्रकाश महतो यहाँ पास लिख दीजिए। इसके बाद कितने बजे लिया, तो जैसे शिफ्ट टाइमिंग होती है, शिफ्ट का टाइम होता है 8 घंटे का, मान लीजिए 5 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो 5 बजे से स्टार्ट होने का मतलब है कि 5 से 1 बजे तक, ठीक है, और आप सेकंड शिफ्ट करने गए हैं, तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ भैया मैंने जो चार्ज लिया है 1:10 PM पे लिया। ठीक, किस डेट में लिया, तो भैया मैंने 26 तारीख को लिया है, 26/01/2023, ठीक है। किस प्लेस में लिया है, ठीक है, इसके साथ ही आप ये लिखेंगे कि किस प्लेस में लिया है। तो मैं माइंस पे लिया हूं, तो किस प्लेस मतलब हो गया कि मान लीजिए आप डंपिंग में हैं, ठीक है, आप मान लीजिए बेंचेस में हैं, तो आप लिख देंगे भैया कि मैंने ओबी डंप उमरेड ओसीएम, ठीक है। यहां पास उस जगह का नाम, आप डंपिंग में हैं, मान लीजिए आप बेंचेस में हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप कोल्ड स्टॉक में हैं, तो यहां पास उन चीजों की जानकारी आपके द्वारा दी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डिटेल्स ऑफ इंस्पेक्शन पीरियड। अब ये यहाँ पास क्या है, पहला कि आपने जहां जहां पास इंस्पेक्शन किया है, ठीक है, जितने देर में आप इंस्पेक्शन पीरियड है, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, तो उस 8 घंटे में आपको सिर्फ एक जगह तो नहीं दिया जाएगा, जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड बेंच दे दिया गया, बेंचेस में भी आपको फर्स्ट और सेकंड बेंच दे दिया गया। डंपिंग में आपका जो था, आपने कब कब 8 घंटा तो आप पूरा वहां खड़ा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन पीरियड आपका कौन कितने देर से कितने देर तक रहा, तो जैसे 8 घंटे की ड्यूटी में आपने लिख दिया भैया कि मैंने 1:30 बजे, क्योंकि आप जाते बराबर आपको यहाँ से जाने के बराबर तुरंत माइंस के अंदर नहीं घुसा दिया जाता, आप अटेंडेंस लगाएंगे, अटेंडेंस लगाने के बाद फिर आपको शिफ्ट इंचार्ज के द्वारा कार्य सौंपा जाएगा, भैया आपको इस जगह पे जाना है, उसके बाद आप पहुंचेंगे। तो ये मान लीजिए आधा घंटे का मैं लैप्स टाइम मान लेता हूँ, तो 1 बजे की ड्यूटी है, आप 1:30 बजे से लेकर के 1:30 PM से लेकर के आपने इंस्पेक्शन किया कितने बजे तक, 4 PM तक, ठीक है। उसके बाद आपने रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट इंटरवल लेने के बाद आपने फिर दोबारा इंस्पेक्शन किया 4:30 PM से लेकर के 7 PM तक, ठीक है। उसके बाद थर्ड आप डाल भैया मैंने 7 से ये लेकर के किया 9 तक, तो
आपकी इसमें 1:30 बजे से 7 घंटे की ड्यूटी माइंस के अंदर दिख रही है, 7.5 घंटे की, सॉरी 7 घंटे की, 7 आवर्स की आपने इंस्पेक्शन किया। बाकी आधा घंटा जाने के समय और आधा घंटा आने के समय लैप्स टाइम होता ही होता है, आइडियल टाइम माना जाता है जिसे। ठीक है। अब इसके साथ ही आपको नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर माई चार्ज, मतलब इसका इसका मतलब क्या है कि कौन कौन से वर्कर्स हैं जो आपके अंडर में थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप माइनिंग सरदार हैं, तो माइनिंग सरदार रिपोर्ट बुक में आप क्या भर रहे हैं, सबसे पहले कि भैया मेरे अंदर 5 टिपर ऑपरेटर थे, जिस फेस में आप थे वहां 5 टिपर चल रहा था, तो 5 टिपर ऑपरेटर तो 5 टिपर ऑपरेटर्स। ठीक है। फिर मान लीजिए आपके अंदर 2 पीसी थी, सॉरी जब 2 पीसी चलेगी तो वहाँ 8 हो जाएंगे, एक मशीन में 4 देता ही देता है, तो 2 पीसी ऑपरेटर्स, तो टोटल आपके कितने हो गए, 8 और 2 10। ठीक है। और मान लीजिए कोई प्राइवेट का सुपरवाइजर है तो उसे भी आप ऐड करके यहाँ पास 11, मतलब आपके अंडर में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसका नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर माई चार्ज, इसके अंदर आपको इसकी जानकारी देनी है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या हुआ कि भैया कि आप किस किस जगह पर काम किए हैं, जैसे कि अगर ओबी बेंचेस में किए, जैसे आपने जहां चार्ज लिया होगा ना, जैसे ये यहाँ पास देखिए, मान लीजिए ऐसा कई जगह होता है कि भैया एक ही आदमी को 2 से 3 मशीनें दे दी गई हैं 2 बेंचेस में, तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे, बेंचेस की बात पहले कर लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट बेंच दिया गया है तो आप किस, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, नेम ऑफ वर्किंग प्लेस अंडर माई चार्ज एंड इंस्पेक्टेड, उस जगहों का नाम लिखिए जो कि आपके अंडर में थी और जिसका आपने इंस्पेक्शन किया। जैसे मान लीजिए मुझे बेंचेस दिया गया, तो भैया मेरे अंदर टोटल 9-10 बेंच थी, मेरे अंदर मान लीजिए फर्स्ट बेंचेस थी। ठीक है, आपने लिख दिया भैया मैंने फर्स्ट बेंच, मतलब फर्स्ट बेंच में आपकी ड्यूटी भी थी प्लस आपने उसका इंस्पेक्शन भी किया हुआ है। तो उस बेंच का हाइट क्या था, तो मान लीजिए हाइट आपकी जितनी भी रही होगी, मान लीजिए 6 मीटर परमिशन में 6 मीटर हाइट थी उस बेंच की। ठीक है। उसकी चौड़ाई क्या थी, तो उस बेंच में जैसे कि डंपर प्लाइंग है तो 3 टाइम्स ऑफ डंपर है। ठीक है। वो आपका जो माइंस का परमिशन है वो आपको जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन सेफ्टी ऑफिसर द्वारा सारा कुछ समझाया जाता है। तो चौड़ाई आपकी होगी मान लीजिए 30 मीटर है। ठीक है। अब वो मैनुअल माइंस है कि मैकेनाइज्ड है, तो मैनुअल तो जनरली आज की डेट में नहीं रहती है मैनुअल, ये मैकेनाइज्ड है जनरली, गिट्टी और क्रशर की माइन से बस रहती हैं इसमें मैनुअल, बाकी सब मैकेनाइज्ड ही रहती हैं। तो आप यहाँ पास लिख दिए मैकेनाइज्ड माइंस। इसके बाद लिख दिए कि अब आपको ये, अब आप तो ओबी बेंच में थे ना, यहाँ पास फर्स्ट, यहाँ सॉरी यहाँ पास फर्स्ट ओबी बेंच लिखना था मुझे, मैं डायरेक्ट बेंचेस लिख दिया हूँ, फर्स्ट ओबी बेंच लिखना था। ठीक है, फर्स्ट ओबी बेंच। और मान लीजिए आपको इसके साथ ही, ये तो फर्स्ट बेंच की, इसके साथ ही एक मशीन वहां लगी थी, एक बेंच और दिया गया, तो आप यहां पर लिखेंगे सेकंड ओबी बेंच। फिर एज इट इज जैसे आपने यहां पास हाइट और चौड़ाई बताई, वैसे ही उसकी भी हाइट और विड्थ बताएंगे, मैनुअल मैकेनाइज्ड यहां पास लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको द्वारा ओबी बेंच में आप इंस्पेक्शन, आप मान लीजिए आपको दिया जाता है क्या, कोल बेंचेस, कई बार होता है ना कोयले फेस दिया जाता है, तो अपन थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं ओबी बेंच के बाद। ये आपका हो गया। अब यहाँ पास अपन आ गए, यहाँ पास क्या आ गए अपन, यहाँ पास मान लीजिए आपको कोयला बेंच दिया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, जैसे आपको ये पता चल गया कि भैया से हमारा थर्ड बेंच है वह कोल का बेंच है, तो आप यहाँ पास लिखेंगे थर्ड कोल बेंच। ठीक है। तो आप ओबी में नहीं थे तो वहां डैश कर देंगे, डैश छोड़ दीजिए। मैनुअल मैकेनाइज, तो मैकेनाइज्ड माइंस है भाई, मैकेनाइजेशन पीसी शॉवल ऑपरेटर लगा है या कोई भी ऑपरेशन लगा हुआ है, शॉवल डंपर हो गया, ड्रैग लाइन लगा हुआ है, जो भी आपका। तो आप यहाँ पास आप कोल बेंच है, तो कोल बेंचेस कितने की बेंच है, बहुत जगह जैसे मान लीजिए 4 मीटर की है, चौड़ाई 20 मीटर ही रखा हुआ है, तो आप यहाँ इसकी जानकारी यहाँ पास देंगे, उस समय आपको ओबी बेंचेस की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ ही अब नेक्स्ट है आपका, ठीक है, क्लियर हो गया।
जी अब नेक्स्ट है आपका बी नंबर, ओवरहैंग्स एंड अंडरकट्स। आप जिस भी बेंचेस में हैं वहां पास ऐसा तो नहीं है कि ओवरहैंग है या अंडरकट है, मशीन ज्यादा नीचे से काट दिया गया हो, ऐसा तो नहीं है। ओवरहैंग्स मतलब मटेरियल ऐसा तो नहीं लटक रहा हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे कि नो, और अगर है ऐसा कुछ है तो यहाँ पास आप करेंगे यस, ठीक है। और यहाँ पास उसका डिस्क्रिप्शन मारेंगे, क्या क्या लिखेंगे कि अगर फर्स्ट बेंच में है तो यस, फर्स्ट बेंच में आपको लिखना फर्स्ट ओबी बेंचेस में, ओपी बेंच में। और इसकी जानकारी आप आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट के, वैसे तो आप खुद उसे क्लियर कराएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि शिफ्ट एंडिंग के टाइम में जब आपका जाने के समय हुआ उस समय आपने इस चीज को देखा, तो आप नेक्स्ट शिफ्ट के जो माइनिंग सरदार है उसे इस चीज की जानकारी की देते हुए आप चले जाएंगे उस, ठीक है। यहाँ पास डिस्क्रिप्शन मार देंगे यस, और जिस बेंच में होगा उस बेंच का नाम लिख देंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि लूज स्टोन, ऐसी जगह कहीं भी जहां पास लूज स्टोन मटेरियल ट्रीज विद इन 3 मीटर। अब देखिए यहां से एनसीएल में एग्जाम में पूछा गया था कि एज पर रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सरदार, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एज एज पर रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सरदार, how many distance to Sardar that inspect that loose material trees and within the edges, ठीक है। तो ऑप्शन में था 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और मेरे हिसाब से 2.5 मीटर ऐसे करके, ठीक है। तो ये कितना हुआ दिया हुआ है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां पास आस पास किसी भी जगह पे लूज स्टोन ऐसे तो नहीं पड़ा हुआ है, या ट्रीज तो नहीं पड़ा हुआ है, तो पेड़ पौधे तो नहीं है वहां पास, तो इसकी कितनी मीटर तक, 3 मीटर तक। तो अगर है तो यस, या फिर नहीं है तो नो। अगर है तो उसका यहाँ पास जानकारी कि भैया सेकंड बेंच में, सेकंड ओबी बेंच में आपका। और अगर डंपिंग में है तो मान लीजिए, अभी मैंने फर्स्ट बेंच सेकंड कोल्ड बेंच बताया, मान लीजिए डंपिंग में है तो यहाँ पर डंपिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। उस स्थिति में आपको हाइट और विड्थ लिखने की जरूरत, डंपिंग में जैसे है आप, तो डंपिंग में देखिए यहाँ पास ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, बेंचेस, ओबी ओबी बेंचेस, ठीक है। तो आप जब डंपिंग में है तो आप जब यहाँ डंपिंग में लिखिए, डंपिंग भी क्या होती है, बेंचेस के रूप में होती है, तो यहाँ भी आपको उसकी हाइट और चौड़ाई डालनी है, विथ हाइट और विथ डालनी है यहाँ पास मैकेनाइज्ड, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं फुटपाथ फॉर ट्रेवलिंग एंड कैरिंग लोड, मतलब आप जिस जगह पे हैं वहां पास लोड कैरिंग के लिए फुटपाथ बनाया गया है तो यस, आने जाने के लिए, और नहीं बनाया गया है तो नो, आने जाने या चलने के लिए आपको वहां फुटपाथ की व्यवस्था है कि नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, फेंसिंग अलोंग फुटपाथ एंड बेंचेस, अंडरग्राउंड का सरदार रिपोर्ट बताओ। तो हम वाजपेयी की ओपन कास्ट का पढ़ लेते हैं, फिर अंडरग्राउंड भी पढ़ेंगे, ठीक। अब फेंसिंग ऑफ टॉप कैरीज डिस्क्यूज एबंडेंट क्वेरीज, अब ये क्या बोल रहा है कि जहां पास डिसयूज्ड वर्किंग है या फिर वहां पास वर्किंग नहीं हो रही है ऐसी कोई जगह है, तो अंडरग्राउंड के रिपोर्ट में भी शुभम बाजपेयी जी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें जिन चीजों को आपको ओपन कास्ट से रिलेटेड आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेशन नंबर 48 और रेगुलेशन नंबर 129, ये दोनों जिसको क्लियर है उसे रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बस इसमें आप उसको, अगर दोनों रेगुलेशंस को आपने बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है, अगर आपने रेगुलेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है तो रिपोर्ट राइटिंग में बाकी चीजों को जो मैं आप एक बार सिर्फ अपने हाथ से भर के देख लेंगे, आपकी रिपोर्ट राइटिंग नहीं छूटेगी। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फेंसिंग ऑफ टॉप क्वेरीज। अब ऐसी कोई जगह जो कि अब यूज में नहीं है ना, ऐसी जगह जो कि यूज में नहीं है या अबेंडेंट है, उस जगह पे फेंसिंग की गई है कि नहीं की गई है, अगर की गई है तो यस, और नहीं की गई है तो नो, ठीक। अब फेंसिंग अलोंग फुटपाथ
जहां पास आपका फुटपाथ है, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये हमारा फुटपाथ है और यहीं से आपका हॉल रोड है साइड में, तो ऐसा है कि गड्ढे गिरेंगे इसमें, ठीक है, तो उसके डिस्टेंस में आपको लग रहा है कि यहाँ फेंसिंग करने की जरूरत है, अगर इफ रिक्वायर्ड तो अगर करनी पड़ेगी तो वहां करवाया जाए, और करवाने के बाद अगर नहीं करवाया जाता, अगर नहीं है उस जगह पे कि नो, और है तो यस। ठीक है। अब ये क्या रहा, यूज ऑफ हेलमेट एंड बूट्स, ये क्या पूछ रहा है, एक्चुअल पूछ रहा है यूज ऑफ, मतलब आपके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी जानकारी मांग रहा है और आपका भी यूज ऑफ, आपके अंदर जितने भी वर्कर्स है ना, जितने 11-12 वर्कर्स हैं, वह सारे वर्कर्स हेलमेट और बूट्स का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जैसे क्या प्राइवेटाइजेशन का दौर है, तो कई लोग ना सस्ता सस्ता मतलब कि बूट्स नहीं देते हैं, जनरली मैंने जो देख रहा है, मैं जो देख पा रहा हूँ, वो बूट्स नहीं देते हैं कि महंगा पड़ेगा। तो इस कारण से आपको ये इस बात का इंश्योरिटी देखना है, इंश्योर करना है कि भैया सारे जो भी वर्कर्स हैं वो पीपीई किट लगा के आए। ठीक है, हेलमेट, जैकेट एंड बूट्स, तीनों चीज। तो उसके लिए आप अगर सब लगा रहे हैं तो यस, नहीं लगा रहे हैं तो आपको उस आदमी का, उस पर्सन का यहाँ पास नाम लिखना है कि भैया ये आदमी पहले आपको उसे बता देना भैया आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ही अगर वो नहीं लगाता तो उसका नाम, उसका विवरण आप यहाँ पास देंगे कि भैया ये आदमी बना के लेके नहीं आया था। अब इसके बाद नेक्स्ट, सेफ्टी बेल्ट्स, कोई भी 1.5 मीटर से ऊपर की ऊंचाई में कोई भी आदमी काम कर रहा है तो वो आदमी सेफ्टी बेल्ट का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप जिस जगह पे है वहां पास लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था, तो लाइटिंग के लिए लगाने के लिए, पोल में चढ़ने के लिए जो इलेक्ट्रिक जो अपने सुपरवाइजर्स आते हैं और उनके साथ जो वर्कर्स आते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं, वह क्या करते हैं कि पोल में डायरेक्ट चढ़ जाते हैं बिना सेफ्टी बेल्ट के। तो उसकी जानकारी आपको देना है कि भैया हमारे अंदर जो भी पर्सन जो भी 1.5 मीटर से ज्यादा की हाइट में थे, वो 1.8 मीटर है कि 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई में है, तो वहां पास वह सेफ्टी बेल्ट का उपयोग में कर रहे हैं। 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर से ज्यादा हाइट होने पर आपको सेफ्टी बेल्ट का उपयोग में लाना है। तो ऐसी कोई भी जगह पे सेफ्टी बेल्ट का उपयोग में आ रहे कि नहीं आ रहे, इस चीज की जानकारी भी आपको उसमें देनी है। शुभम बाजपेयी का कहना है कि सर हम डेली भरते हैं। भैया भरते हो, लेकिन आपने भेजा तो नहीं अभी तक शुभम जी। आप खुद से जान जाते हो क्या कि सही है कि क्या गलत है, या तो फिर आप किसी माइंस में, प्राइवेट माइंस में काम कर रहे होगे, या तो मुझे ऐसा लग रहा है। शुभम बाजपेयी का कहना है कि सर हम डेली भरते हैं। डेली भरते हैं, अच्छी बात है, भरना भी चाहिए। कंडीशन ऑफ, अब क्या है, कंडीशन ऑफ HEMM। कंडीशन ऑफ HEMM का मतलब क्या हुआ कि जो आपके हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज, जो भी डंपर हैं, जो भी एक्सकेवेटर्स हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, क्या उसमें सारे सेफ्टी डिवाइसेस हैं। सारे सेफ्टी डिवाइसेस का मतलब, अभी जैसे धूप का समय है तो ये सबसे पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसमें सारे के सारे एक्टिव है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि इनएक्टिव के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, ये इन चीज को आपको इंश्योर करना है डंपर्स में। और आपके जो साइड ग्लासेस हैं, अभी क्या है, साइड ग्लासेस टूटे हुए तो नहीं है। आपका ब्रेक है तो आपको उस ड्राइवर से टॉक करना पड़ेगा सबसे पहले, टिपर ड्राइवर से। ठीक है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना, कंडीशन ऑफ HEMM डंपर एक्सकेवेटर्स कैसा है, तो अगर गुड है या ओके है तो यहाँ पास कर दीजिए आप ओके। ठीक है, सारी चीज ओके लग रही है तो या फिर ओके गुड। ठीक है, यहाँ पास यस और नो नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रेसिंग ऑफ साइड ऑफ बेंचेस। अब इस पॉइंट में आपको क्या देखना है कि आप जिस भी बेंच में काम कर रहे हैं उसकी ड्रेसिंग अच्छे से की गई है कि नहीं की गई है, लूज मटेरियल तो नहीं छोड़ा गया है, सबसे पहली बात, अंडर कट या ओवरहैंग तो नहीं है। ठीक है, उसकी ड्रेसिंग से, आपकी ड्रेसिंग की जिम्मेदारी किसकी है, माइनिंग सरदार की। तो अगर सब ओके है तो यहाँ पास ओके, नहीं है तो उस बेंच की जानकारी कि यहाँ पास ड्रेसिंग अच्छे से नहीं की गई है, इसकी जानकारी नेक्स्ट शिफ्ट के सरदार को आपको दे देनी है। पहले तो कोशिश करना है कि आपके शिफ्ट आवर में उसे क्लियर करा दिया जाए, लेकिन ऐसा होता है कि शिफ्ट के एंडिंग में आप उन चीजों को देख पाते हैं
इंस्पेक्शन के दौरान, तो उस चीज को नेक्स्ट शिफ्ट के सरदार को आपको चार्ज में देना है। इसके साथ ही स्टेबिलिटी, बेंचेस की स्टेबिलिटी को आपको देखना है। ठीक है, स्टेबिलिटी में आपको लग रहा है कि नहीं ये अनस्टेबल है, ठीक, ऐसी कोई जगह है जहां पर अनस्टेबल आपको महसूस हो रहा है, डेंजर आपको महसूस हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी आपको देनी है। अगर ओके है तो ओके, वेल एंड गुड, और अगर ओके नहीं है तो आपको उसकी जानकारी नेक्स्ट शिफ्ट के सरदार को देनी है। साथ ही उस शिफ्ट के, जब जिस शिफ्ट का जो आप जिस शिफ्ट में काम कर रहे हैं उस शिफ्ट के ओवरमैन और उस शिफ्ट के इंचार्ज को भी इसकी जानकारी आपको देनी है। आयुष सिवरे कहना है, सर ओपन कास्ट बेंच में ड्रेसिंग पीसी से की जाती है। आपका जो पोकलेन होता है ना, क्या बोले, एक्सकेवेटर मशीन, शॉवेल डंपर सुने हैं ना, शॉवेल शॉवेल, वो माइंस भाषा में अपन पीसी बोलते हैं, पुराने पहले में है ना, लेकिन अभी शॉवेल बोला जाता है। शॉवेल से का जो बकेट होता है ना, बकेट के साइड से पूरा झाड़ देते हैं, कई बार होता है ना, उसके उसको शॉवेल से किया जाता है। अब वहां अंडरग्राउंड के जैसे नहीं, कोई आदमी होता है जो क्या नाम है, किसी लकड़ी के उससे, लोहे के उससे करेगा, लोहे के रॉड यूज करते हैं ना अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट में ऐसा नहीं है। ओपन कास्ट में जो पीसी का बकेट होता है ना, उस पीसी के बकेट से ही उसे साइड साइड को, बेंचेस को झाड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लीजिए भैया, ये जो आप रिपोर्ट बुक भर रहे हैं ना, इसमें आपकी ड्यूटीज भी पता चल रही है। मैं आपको ये कह रहा हूं, यहाँ पास अब आपसे कई बार ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड्स, यहाँ पास नीचे में देखिए। ठीक है, तो ये चीजें आपकी ड्यूटीज भी है। आप जब रिपोर्ट बुक भर रहे हैं, रिपोर्ट बुक में आपको इसकी भी जानकारी साथ में मिल रही है कि मैनिंग सरदार के अंदर क्या क्या वर्किंग है, इस वर्किंग के बारे में आपको पता चल रहा है। ठीक है, इतनी डिस्क्रिप्शन से, जितना डिस्क्रिप्शन से रिपोर्ट राइटिंग में दिया गया है, उतना रेगुलेशन में आप कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड। आपका जो हॉल रोड है जिसमें टिपर्स चल रहे हैं, उसका मेंटेनेंस या कंडीशंस ठीक है कि नहीं ठीक है। क्या होता है, गाड़ियां चलते चलते लगातार उसमें पानी मारा जाता है, ठीक है, डस्ट ना उड़े, डस्ट के साथ और इसके साथ गाड़ी भी चलती है तो प्रेशर पड़ता है। तो क्या होता है, जैसे ये रोड है तो ये उबड़ खाबड़ हो जाता है, क्योंकि पानी मिट्टी